तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा में इस बार अंतरिम बजट पेश किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले आपको बता दें जहां पर कई तरीके की यहां पर पेशकश की गई है। बजट में बहुत सारे उम्मीदों का पिटारा खोला गया है। जहां महिलाओं को संसद में आरक्षण देने के लिए कानून लाया जाएगा, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी आई है। वित्त मंत्री ने यह बातें कही। वहीं पर आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते करते इस बार पीएम मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें गिनाया है कि किस तरीके से सरकार ने विकास कार्य किए हैं। महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ी है, इस बात को उन्होंने दोहराया कि आमदनी बढ़ी है लोगों की। एम्स और 390 विश्वविद्यालय भी स्थापित किए गए हैं। आपको बताते चले कि 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश करते हुए ये बड़ी बातें कही। जहां 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त टीकाकरण दिया जाएगा, वहीं सर्वाइकल कैंसर के लिए भी टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है और डेयरी विकास को देखते हुए इस बार जो डेयरी उद्योग से जुड़े हुए, जो डेयरी उत्पादन से जुड़े हुए किसान हैं, उनके लिए भी नए विकास के रास्ते खोले जाएंगे। नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे और इस बार हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा, साथ ही 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनाई जाएंगी। वहीं आंगनबाड़ी कार्यक्रम में भी इस बार तेजी लाई जाएगी। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सभी को पक्का मकान मुहैया कराया जाएगा। नए मेडिकल कॉलेज के लिए एक कमेटी भी बनेगी। 3 बड़े रेल गलियारों पर काम होगा। वहीं यात्री ट्रेनों के परिचालन में भी सुधार का लक्ष्य वित्त मंत्री ने कहा है कि रेल और समुद्र मार्ग को जोड़ने पर भी जोर दिया जाएगा। जिस तरीके से लक्षद्वीप इस समय पर्यटन क्षेत्र की बात की जा रही है, जैसा मालदीव का मामला सामने आया, उसके बाद से पर्यटन के ऊपर बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं हरित विकास को बढ़ावा हम लगातार दे रहे हैं। बायोमास के संग्रहण में भी हम सहायता करेंगे। वह बड़ी बातें हैं। जहां बायोफ्यूल के लिए समर्पित योजना भी जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी इस बीच गिनाया। जहां पर्यटन सेक्टर में तेजी से लगातार विकास हो रहा है। पर्यटन में आध्यात्म पर्यटन भी अब शामिल है। वहीं लक्षद्वीप में नई परियोजना शुरू की जाएंगी, यानी लक्षद्वीप जैसे जो पर्यटन स्थल हैं उन्हें लगातार हर मार्ग से, सुगम मार्ग से जोड़ा जाएगा। पर्यटन में विदेशी निवेश की बात भी उन्होंने दोहराई है। जहां पर जनसंख्या नियंत्रण पर समिति बनाई जाएगी। राज्यों में अनेक सुधार किए जाने की जरूरत वित्त मंत्री ने यहां जताई है कि कर्तव्य काल में सभी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% से ज्यादा खर्च किया जाएगा। आपको बता दें कि आज लोकसभा में अंतरिम बजट पेश हुआ, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश किया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यह अंतरिम बजट का पिटारा वित्त मंत्री ने आज लोकसभा में खोला। जहां चुनावी साल लेकिन बजट बेमिसाल। जी हां, छोटे पैकेट में यह बजट एक बड़ा धमाका साबित हुआ है। जहां पर कई घोषणाएं की गई हैं और साथ ही वित्त मंत्री ने सरकार की बड़ी उपलब्धियों को भी गिनाया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आय बढ़ने की बात यहां पर वित्त मंत्री ने कही। वहीं कहा है कि भाई भतीजावाद को भी खत्म किया गया है, यानी गरीब, महिलाएं, युवा, किसान पर अब सबसे ज्यादा फोकस है। गरीब का कल्याण मतलब देश का कल्याण। आज कई बातें वहां पर कही गई हैं लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते वक्त। जहां पिछले 10 साल में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने की बात भी वित्त मंत्री ने कही। सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं, यानी कि इससे पहले जो सरकारी योजनाएं थी, उनके सामने जो चुनौतियां थी, वो अब लोगों के पास सुगमता से पहुंच रही हैं। घर, पानी और बिजली लगातार आम जनमानस को पहुंचाया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को राशन भी सरकार दे रही है। वहीं 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य वित्त मंत्री ने रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। वहीं 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की वित्तीय मदद भी की गई है। दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश लगातार जारी है। वित्त मंत्री ने यह बड़ी बातें कही। वहीं अन्नदाता किसानों की मदद लगातार सरकार कर रही है। आज अंतरिम बजट पेश करने के दौरान यह भी कहा गया कि 3000 नए ITI खोले जाएंगे, यानी कि रोजगार के जो अवसर हैं युवाओं के लिए वो
यहां पर किए जाएंगे। 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं एशियाई खेलों में भारत के युवाओं को लगातार कामयाबी मिली है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स की तरफ भी नजर रखी जाएगी। वहीं 3 तलाक जो है उसे गैर कानूनी घोषित किया गया है। महिलाओं को संसद में आरक्षण देने के लिए कानून लाया जाएगा। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में भी तेजी आई है, वित्त मंत्री ने यह बातें दोहराई। वहीं हर घर जल योजना से लगातार लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। 2014 में चुनौतियों का सामना कर रहा था देश। 10 वर्षों में यानी पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। पारदर्शी शासन पर हमारी सरकार का फोकस है, ये बातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोहराई। जहां महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ी है, आमदनी लोगों की बढ़ी है। साथ ही उन्होंने कई घोषणाएं करते हुए कहा कि एम्स और 390 विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। 5 सालों में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। वहीं 9 से 14 साल की लड़कियों का मुफ्त में टीकाकरण भी किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर जो सबसे बड़ी बीमारी एक तरह से मानी जाती है, सर्वाइकल कैंसर, उसके लिए भी टीकाकरण किया जाएगा। और डेयरी विकास के क्षेत्र में लगातार काम किया जाएगा। दुग्ध विकास के लिए योजनाएं लाई जाएंगी और नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके और जो युवा हैं उनको बाहर जाने के लिए जरूरत ना पड़े। और हर महीने 300 यूनिट बिजली भी अब आम जनमानस को मुफ्त मिलेगी। और वहीं लखपति दीदी बनाने का दायरा बढ़ाते हुए 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात कही गई है। आंगनवाड़ी कार्यक्रम में भी तेजी लाई जाएगी। सभी को पक्का मकान बनाने की बात और मुहैया कराने की बात कही गई है। 75,000 करोड़ का लोन ब्याज मुक्त दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 11% से ज्यादा खर्च किया गया। 3 बड़े रेल गलियारों पर काम हो रहा है। यात्री ट्रेनों के परिचालन में भी सुधार का लक्ष्य सामने रखा गया है। वहीं रेल और समुद्र मार्ग को जोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है। पवन ऊर्जा के विकास पर भी वित्त मंत्री ने जोर देने की बात कही है। हरित विकास को हम बढ़ावा दे रहे हैं, ये बातें वित्त मंत्री ने आज अंतरिम बजट पेश करते हुए कही। बायोमास के संग्रहण में सहायता हम करेंगे, वित्त मंत्री ने इस वचन को दोहराया है। वहीं बायोफ्यूल के लिए योजना समर्पित है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, वित्त मंत्री ने यह बातें वहां दोहराई हैं। पर्यटन सेक्टर में तेजी से विकास हो रहा है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही, जहां पर उन्होंने कहा कि सभी आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को और हेल्पर्स को भी अब इसके तहत कवर किया जाएगा। वहीं लक्षद्वीप में नई पर्यटन को योजना लाई जाएगी। पर्यटन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं जनसंख्या नियंत्रण पर समिति बनाने की बात वित्त मंत्री ने आज अंतरिम बजट के दौरान कही। अनेक सुधार अलग अलग राज्यों में किए जाएंगे। कर्तव्य काल में सभी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। और इस बीच हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रमेश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्षमा कीजिएगा, हमारा संपर्क इस समय एक बार टूट चुका है उनसे और हम दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज जो छोटा पैकेट में बड़ा धमाका अंतरिम बजट में पेश किया गया है, उसकी चुनिंदा बातें हम आपको यहां बता दें कि वित्त मंत्री ने यहां पर सरकार की बड़ी उपलब्धियां भी गिनाई हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय यहां बढ़ी है और भाई भतीजावाद को खत्म किया गया। वित्त मंत्री ने ये बातें, अहम बातें वहां पे कही। आपको बता दें अंतरिम बजट पेश करते करते उन्होंने मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको भी गिनाया है कि गरीब का कल्याण मतलब देश का कल्याण, और लगातार सरकार इस तरह के काम कर रही है। देश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में बनाए जाएंगे। पिछले 10 साल में अर्थव्यवस्था में तेजी आई है, ये बातें वहां पे वित्त मंत्री ने दोहराई। सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं। सरकार ने चुनौतियों का सामना किया है। घर, पानी और बिजली दिया जा रहा है। इस बार हमारे साथ फिर एक बार फोन लाइन पर पॉलिटिकल एडिटर रमेश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आज अंतरिम बजट पेश किया गया है। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट है, चुनाव से ठीक पहले। क्या उम्मीदें आपको लगती हैं? जिस तरीके से ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका साबित हुआ है, क्या कहा जा सकता है? देखिए, ये इंटरिम बजट है, इसलिए इसमें कोई जो है विशेष घोषणा न होने की बात पहले ही वित्त मंत्री सीतारमण ने कह दी। तो
और जो सबसे बड़ा अगर इस बजट को देखें जी तो एक उम्मीद तो आम को व्यक्ति को होती है, मध्यम वर्ग को उम्मीद थी, व्यापारियों को और उद्योगपतियों को, सबको उम्मीदें थी। लेकिन अगर यूं देखा जाए तो ये विकास का बजट है कि जो विकास के जो है दिशा को आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। जैसे कि जो संरचना की जो में वृद्धि कर दी गई है 11.1% की, ये एक बड़ा फैसला है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा झटका लगा आम आदमी को कि जो टैक्स का स्लैब था उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। कह दिया गया कि हमने पिछले बार ही 7 लाख तक की छूट दे दी है, तो कोई भी जो है जो निराश हुआ मध्यम वर्ग, तो उसको उम्मीद थी कि जैसे कि जो छूट थी 50,000 से बढ़ करके 1 लाख हो जाएगी, वो भी नहीं हो पाया। लेकिन विकास की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें 4 लोगों को फोकस किया गया है, किसान को, गरीब को और महिलाओं को, और साथ में जो युवा को है। युवाओं के लिए जो एक स्टार्टअप योजना थी जिसमें टैक्स की छूट 1 साल को और बढ़ा दी गई है, क्योंकि वो खत्म हो रही थी मार्च 24 में, तो उसको आगे बढ़ा दिया गया। दूसरी जो सबसे बड़ी बात की गई है कि महिलाओं के लिए जो आवास बन रहे थे, उन आवास की संख्या बढ़ा करके जो है 2 करोड़ और मकान बनाए जाएंगे 5 साल के अंदर। दूसरी एक योजना बड़ी है कि लखपति दीदी, महिलाओं को लखपति बनाने की योजना थी प्रधानमंत्री की, जिसमें 1 करोड़ महिलाएं बन गई हैं। पहले 2 करोड़ का लक्ष्य था, उसको बढ़ा करके 3 करोड़ का लक्ष्य कर दिया गया है। एक सूर्योदय योजना अभी लाए थे प्रधानमंत्री, अभी प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन 1 करोड़ लोगों को देने के लिए, उसमें भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी करके उन्होंने कहा कि जो 300 यूनिट तक हम फ्री बिजली भी देंगे। तो इस तरीके से रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए और जो योजनाएं चल रही थी उनको आगे बढ़ाया गया। माने कि जैसे किसान निधि के जो है उसके राजस्व को बढ़ा जी। लेकिन कुल मिलाकर के बजट इस बात को दर्शाता है कि वो आने वाला जो 2047 है वो विकसित भारत की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। और ये भी उन्होंने कह दिया कि इसका रोड मैप भी हम जो अगला बजट जुलाई में आएगा उसमें हम प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार से कुछ समस्याएं जैसे जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कमेटी बना दी गई है, विकसित भारत में क्या क्या चुनौतियां हैं उसको दूर करने के लिए एक हाई पावर कमेटी बना दी गई है। लेकिन सबसे ज्यादा ये हुआ जो राजकीय जो घाटा है, राजकोषीय घाटा, उसको लेकर के जरूर चिंता व्यक्त की गई है और दावा किया गया सरकार की ओर से इसे हम कंट्रोल करके रहेंगे। लेकिन डॉक्टर रमेश वर्मा, जिस तरीके से ये घोषणाएं की गई हैं इस बीच में, जिस तरीके से अभी बीच में एक मामला आया था मालदीव को लेके, उसके बाद से पर्यटन की ओर, लक्षद्वीप जैसे जो द्वीप हैं, पर्यटन की बात की गई, पर्यटन पर भी खर्च करने की और विदेशी निवेश की बात की गई है। इसका कितना बड़ा असर देखा जाए तो देश की अर्थव्यवस्था पर होगा? देखिए, पर्यटन को महत्व दिया जा रहा है, लेकिन पर्यटन में भी कौन सा पर्यटन है जिसको फोकस कर रहे हैं? धार्मिक पर्यटन, अध्यात्म पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप जरा देखिए, बहुत अच्छी, क्योंकि ये जो भारत अपना देश है एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, इसकी अपनी आस्था है, इसका अपना विश्वास है, इसकी श्रद्धा है, और वो अयोध्या में देखने को मिला है। इसी को आगे बढ़ाने का काम किया गया है कि धार्मिक पर्यटन को हम लोग बढ़ावा देंगे, अध्यात्म पर्यटन को बढ़ावा देंगे, जितने तीर्थ क्षेत्र है वहां पर कॉरिडोर बनाए। दूसरी चीज, जनता के लिए रेलवे बजट में जो आया है उसमें 3 कॉरिडोर और बनाए जा रहे हैं नए, और 3 का कॉरिडोर बना करके जो यात्री सुविधाएं हैं रेल यात्रियों की वो बढ़ाई जाएंगी, यातायात तेजी के साथ बढ़े, तो उसके लिए 3 कॉरिडोर। दूसरी ओर लोग सुख संपन्नता के साथ में यात्रा कर सके, 45 लाख डिब्बों को वंदे भारत के मानक के अनुरूप विकसित करने की भी योजना बनाई गई है। इसी प्रकार के विमानन क्षेत्र में यह माना गया कि विमानन कंपनियां 1000 जो है विमान खरीद रही हैं, 149 हवाई अड्डे हो गए हैं जो पिछले बार से 2 गुने हो गए हैं, और तेजी के साथ इस दिशा में विकास हो रहा है। मैंने यात्रियों के लिए, आमजन के सुख सुविधाओं के लिए कहा गया, और यही कहा जा रहा है कि प्रत्येक भारतीय के जीवन में बदलाव आया है, और सरकार इसी बात को लेकर के समावेशी विकास पर जोर दे रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी चीज ये भी देखने को मिली है यहाँ पे कि जिस तरह से किसानों, युवाओं और बेरोजगारों की बात की गई है या महिलाओं को ध्यान में रख के बजट रखा गया है,
सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मेडिकल को भी देख के, अगर स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात की जाए, उसका भी ध्यान रखा गया है। जिस तरह से एम्स और बिल्कुल। 390 मेडिकल हाँ, कॉलेज खोलने की बिल्कुल, बात की गई है। 390 उन्होंने कहा 390 मेडिकल कॉलेज हमने खोले हैं जी। और नए के लिए भी उन्होंने कमेटी बना दी है, क्योंकि उनका मानना है कि युवाओं को इस दिशा में ज्यादा। दूसरी ओर स्वास्थ्य पर अभी कोई विशेष तो बात नहीं की गई, जो उनका आयुष्मान योजना थी और ये सब चली रही है, लेकिन इस बार जो एक सर्वाइकल कैंसर टीका 9 साल से 14 साल तक के लड़कियों को फ्री लगाया जाएगा, इसकी भी एक योजना बनाई गई है। इसी प्रकार से टीकाकरण जो बच्चों में योजना है, उस योजना को भी प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा, ताकि हमारे देश के बच्चे स्वस्थ बने और उनमें किसी भी प्रकार की जो है कोई भी बीमारी ना आए। इसलिए स्वास्थ्य की दिशा में भी एक बढ़ता हुआ कदम है, लेकिन इसका असली स्वरूप जो है, जो जुलाई में आएगा बजट, उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात, जब इस बजट की बात की जा रही थी, उस समय रत्न और आभूषण उद्योग जो था, उन्होंने एक बहुत उम्मीद बड़ी जताई थी कि जो बुनियादी सीमा शुल्क है उसकी जो बढ़ोतरी हुई थी उसका अनुरोध किया गया था। उनकी कहीं उम्मीद कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आई है। उसी साथ अगर इस्पात उद्योग की बात भी करें तो उनकी तरफ से भी उम्मीद टूटी हुई नजर आई। देखिए, नहीं, उसमें एक बात और है कि अभी इस बीच में एक चर्चा ये भी शुरू हो गई थी कि जो सोने की जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 2-2.5% बढ़ा दी जाएगी। इसको लेकर बड़ी चर्चा हुई थी, लेकिन इसी बीच में जो यहाँ की ज्वेलरी एसोसिएशन थी ऑल इंडिया, उसने वित्त मंत्री का गूगल में बयान पढ़ा और ये कहा कि ये इंटरिम बजट है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। और ज्वेलरी एसोसिएशन ने ये भी कहा, यदि इम्पोर्ट ड्यूटी में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो फिर हम उसका विरोध भी करेंगे, लेकिन वो स्थिति नहीं आई है। हाँ, अलबत्ता कारपोरेट सेक्टर को में जो टैक्स था वो 22% जरूर घटाया गया, ये हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है डॉक्टर रमेश वर्मा जी, कि इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर भी जिस तरीके से एक उम्मीद थी कि जीएसटी में छूट दी जा सकती है, ताकि लोगों को जीएसटी से छूट मिलेगी तो अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी, इस तरीके से वो भी कहीं ना कहीं झटका लगा है। देखिए, जीएसटी का मामला लोग थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं। जीएसटी को में से ये जो राजस्व बढ़ता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई गुना राजस्व बढ़ गया। वित्त मंत्री ने भी कहा कि जीएसटी को लोगों ने पसंद किया है, सारे एक सर्वे कराया गया तो लोगों को कहा कि इससे उपभोक्ताओं को भी लाभ हुआ है, ये सब कुछ है। लेकिन जीएसटी का जो टैक्स वाला पक्ष है, घटाना बढ़ाना, ये बजट पे नहीं आ पाता। ये एक्चुअली जो इसकी सुविधा है, ये जो है जीएसटी की जो अपनी काउंसिल है, जिसमें वित्त मंत्री है और प्रदेश के सभी प्रदेशों के वित्त मंत्री है, उनकी बैठकों में तय होता है। जीएसटी का मामला यहाँ नहीं हो सकता। व्यापारी है तो उम्मीद तो करते ही है कि कोई ना कोई राहत मिलेगी, लेकिन जीएसटी का मामला जो है, जीएसटी काउंसिल जो है वो तय करती है बजट से उसका। इसीलिए आप देखिए कि अभी पिछले कई वर्षों से पहले जब बजट आता था तो कहा जाता था कार महंगा, पेंसिल महंगी, ये महंगा, वो सस्ता। अब वो कहा, अब कुछ नहीं आता, बंद हो गया। अब खाली केंद्र सरकार के पास एक्साइज ड्यूटी रह गई है, इम्पोर्ट ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सब थोड़ा सा रह गया है, तो वो उसके अंतर्गत तो आता है। लेकिन जीएसटी से कोई भी आम नागरिक को या किसी भी राज्य को जो भी सुविधा मिलेगी वो जीएसटी काउंसिल तय करेगी, बजट से कोई मतलब नहीं है। जी डॉक्टर रमेश वर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि वित्त मंत्री सीतारमण जी ने आज पेश किया है अंतरिम बजट, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। कई बहुत अहम बातें वहां पे कई, गरीब महिलाएं, युवा, किसान पर फोकस करते हुए ये अंतरिम बजट पेश किया गया है, जहां पर गरीब का कल्याण मतलब देश का कल्याण की जैसी बातें कही गई। लेकिन जो सबसे बड़ी उम्मीद लगाए बैठा था मध्यम वर्ग की, टैक्स स्लैब में शायद बदलाव की बात की जाएगी, लेकिन उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है।